Hello guys and welcome to Physics Simplified by Atul Tandon, and this is myself signing in for the beautiful channel. And today our topic is about the classic questions on work, energy and power. So without wasting time, let us start off with the first question. Okay, can you guys see the question? I don't think so. Let me change the color of the board. Okay, so here's the first question. Right guys, now it is visible I guess. A block of mass 4 kg is released from a height of 25 centimeter on a smooth track. The minimum value of h so that it completes the vertical circle should be. देखिए बेटा, वर्टिकल सर्कल की जो कंडीशन होती है ना, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल हम स्टडी करते हैं ना, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकल के आती है सामने. ध्यान दीजिए कैसी कैसी कहानी होती है उसमें. अगर ये अपने पास कोई वर्टिकल सर्कल में मोशन हो रहा है, मैं इसको कलर चेंज करता हूं. दिस इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, फॉर एग्जांपल सम बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग. तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो क्या क्या है वो समझ लीजिए आप लोग. 2-3 क्वेश्चन और भी आने हैं इसमें. कि एक तो जस्ट लूपिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जस्ट लूप करने की बात कर रहे हैं बेटा. अगर इसको जस्ट लूप करना है तो इसकी लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए √5 gr. हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी तब √gr, राइट. और अगर ये जो मैंने स्ट्रिंग यहां पे लिया हुआ जिससे इस बॉब को मैंने बांधा हुआ है, यहां पे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगी TL, और यहां पे किसी भी जगह पे अगर मैं इसका FBD बनाता हूं थीटा एंगल पे मान लीजिए, तो ये आता है mg और ये होता है कंपोनेंट mg cos थीटा, राइट. एंड दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा. और इस वक्त इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है. तो यहां पे इस ब्लॉक का FBD, इस बॉब का FBD बनाने पे समझ में आती है बात कि ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये टेंशन T. और अगर मैं इसको बना रहा हूं फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मतलब मैं इसी बॉब के ऊपर अपने आप को एज्यूम करके इसको सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को. तो मैं सेंट्रीपिटल की बजाय कौन सी फोर्स लूंगा बोलो? आई टेक द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो दिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स दिस साइड, और मेरे हिसाब से बॉब किस पे है बोलो? रेस्ट पे है. तो टेंशन का फॉर्मूला बन जाता है mg cos थीटा प्लस mv²/r. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. एक चीज और है यहाँ पे कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच की टेंशन का डिफरेंस जो होता है वो 6 mg होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड्स एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट्स, राइट. तो इस तरीके से आप पहले तो ये बात हमें बेसिक समझनी थी. अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा. हमारा जो क्वेश्चन है दैट सेज कि भाई 25 सेंटीमीटर की हाइट से मैंने उसको छोड़ दिया, राइट. और छोड़ने के बाद देख रहे हैं कि उसके बाद ये ट्रैक भी स्मूथ है. तो जब ये यहां पहुंचेगा ब्लॉक मेरे पास, जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ना, राइट. वो जो वेलोसिटी है दैट शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू √5 gr. उससे बड़ी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर √5 gr के बराबर हो गई तो ये वर्टिकल सर्कल को लूप कर जाएगा. अब कितनी ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और वही काइनेटिक एनर्जी इसको वेलोसिटी देगी. ठीक है जी. तो मुझे बताइए कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोली? वो है mgh. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बताइए बेटा? दैट इज mgh. और ये किसमें कन्वर्ट हो रही है बताओ? ये कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में. और वैसे भी हम सीधी बात जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो होती है √2gh जब कोई बॉडी h हाइट से गिरती है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो, है ना. वर्टिकल हाइट देखी जाती है गिरते हुए. वही चीज मेरे पास यहाँ पे आई भी है. अब B पॉइंट पे स्पीड मेरे पास √2gh है, और इस √2gh की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? √5gr होनी चाहिए. r मुझे गिवन है इसका रेडियस. तो मुझे बताइए दिस V मस्ट एटलीस्ट बी इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट पे √5gr. तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. ये है स्पीड एट पॉइंट B एंड दिस मस्ट एटलीस्ट बी इक्वल टू √5gr. तो बोलो क्या मिलेगा हमें? √2gh इज इक्वल टू √5gr. रूट खत्म, g खत्म, 2h इज इक्वल टू कितना बना बेटा?
5r h इज इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाई 2। r की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, राइट, विच इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड मास की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, 4 जितनी मर्जी केजी का मास हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो हम कह सकते हैं इट इज लाइक 5 इंटू 4 सेंटीमीटर बाई 2, सो आवर आंसर बिकम 10 सेंटीमीटर। कम से कम इसकी जो हमारे पास है हाइट होनी चाहिए ट्रैक की, अगर हम चाहते हैं कि ये वर्टिकल लूप को कंप्लीट कर ले। सो वर्टिकल लूप को कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम जो स्पीड होनी चाहिए वो होती है VL इज इक्वल टू √5GR। Alright guys, let us move on to the next question. Okay ji, please read this question once. A running man has half the kinetic energy of a boy of his mass, of half his mass. वैसे इससे कंफ्यूज करने की कोशिश की है थोड़ा सा, डोंट वरी, सिंपल क्वेश्चन है। The man speeds up by 1 meter per second and then has the same kinetic energy as the boy. The original speed of the boy was, मतलब बॉय का हमने कुछ नहीं करा, बॉय की स्पीड जो थी वही रहने दी, मैन की स्पीड को हमने बढ़ा दिया 1 मीटर पर सेकंड से, और इसकी किनेटिक एनर्जी बॉय की किनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। ये सवाल है, ठीक है। तो हाउ डू वी प्रोसीड अबाउट सच क्वेश्चंस, प्लीज हैव अ लुक एट दैट। रनिंग मैन हैज हाफ द किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो मैन की है मेरे पास वो है हाफ m v मैन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास बॉय की है वो है हाफ, इसका बॉय का मास जो है आधा है मैन से, और इसकी स्पीड कितनी है vb स्क्वायर, राइट। अब इसने मुझसे क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, ही हैज सिंपली आस्क्ड कि भाई जो इसकी मैन की जो काइनेटिक एनर्जी बच्चे वो कितनी है, बोलो, वो आधी है बॉय की काइनेटिक एनर्जी से। बस पहली बात तो ये बोली इसने, लेकिन बॉय का इसने मास भी आधा बोला हो तो मैं पहले ही कंसीडर कर चुका हूं यहां पे, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इवेंचुअली बिकम्स हाफ m vm स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m by 2 vb स्क्वायर। लो जी, ये मेरे पास यहां पे कहानी बन जाती है। अब देखो क्या खत्म हुआ, यहां से हाफ खत्म हुआ, m से m खत्म हुआ, तो आई एम लेफ्ट विद कि vm स्क्वायर की वैल्यू है vb स्क्वायर बाई 4, या कह लीजिए कि vm की वैल्यू है vb डिवाइडेड बाई 2, या कह लीजिए कि बॉय की वेलोसिटी है 2 टाइम्स द मैन की वेलोसिटी। इतनी बात मैंने निकाल दी कि जो बॉय है उसकी वेलोसिटी मैन से डबल है, उसकी स्पीड जो है मैन से डबल है बच्चों। इतनी बात हमने डिस्कस कर ली यहां पे। अब कह रहा है कि मैन ने अपनी वेलोसिटी को या अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बन गई जितनी बॉय की थी। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी डैश ऑफ मैन बोलो कितनी आ जाएगी, 1/2 m v मैन प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय कितनी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, जो कितनी है 1/2 m/2 vb स्क्वायर। लेकिन अब ये दोनों बोलो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, यही इसने क्वेश्चन में कहा मुझसे। और vm की वैल्यू को मैंने इन टर्म्स ऑफ vb लिख ही दिया है, या vb की वैल्यू को मैंने इन टर्म्स ऑफ vm लिख दिया है। पूछा किसका इसने बॉय की स्पीड पूछी है, तो मैं vm की वैल्यू को डालूंगा किस पे, बोलो यहां पे, ताकि बॉय का ही मेरे पास आंसर निकल के आए। तो बना बेटा ये 1/2 m, vm की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ vb अपॉन 2, vb अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m/2 vb स्क्वायर। देखो जी, m/2 से तो क्या m/2 क्या बन गया यहां पे, बोलो vb प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया, vb प्लस 2 बन गया, स्क्वायर इसका बाहर ले लिया, ये बन गया बेटा कितना, vb स्क्वायर बाई 2, यहां ये भी गया, ये 2 वहां चला गया, ये बन गया vb स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4vb इज इक्वल टू 2vb स्क्वायर, और दिस बिकम्स लाइक vb स्क्वायर माइनस 4vb माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप लगा लीजिए vb की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, माइनस b मतलब 4 प्लस माइनस b स्क्वायर
मतलब 16 माइनस 4ac माइनस ये प्लस बन जाएगा 16 अपॉन 2 इंटू ए, दिस बिकम्स 4, नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे बिकॉज टर्म बड़ी आएगी ये वाली, 4 प्लस 4 रूट 2 बाई 2 एंड दिस इवेंचुअली बिकम्स 2 प्लस 2 रूट 2 है ना, कितना बन गया ये 2 प्लस 2 रूट 2 या कह लो 2 इंटू 1 प्लस रूट 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2 1.4, ये बन गया 2.4 इंटू 2, ये बन गया बेटा 4.8. So this was the original speed of the boy, the 4.8 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए. A running man has half the kinetic energy of a boy of half his mass. अपने मास से आधे मास वाले बच्चे की जो इसकी एनर्जी थी, इसकी खुद की एनर्जी उससे हाफ है. Man speeds up by 1 meter per second and then has the same kinetic energy as the boy. The original speed of the boy was 4.8 meter per second. Okay जी, let us move on to the next question. Question number 3 देखते हैं. On a rough horizontal surface, a body of mass 2 kg is given a velocity of 10 meter per second. If the coefficient of friction is 0.2 and g is equal to 10 meter per second square, the body will stop after covering a distance of what? देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो फोर्स वाले मेथड से कर लें, चाहे तो वर्क वाले मेथड से कर लें, आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहें इस क्वेश्चन को. क्योंकि हम वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक कर रहे हैं तो हम लोग जाएंगे थोड़ा सा वर्क वाले मेथड से इस क्वेश्चन के लिए. देखो कैसे, अगर अपने पास एक ब्लॉक है 2 kg का, राइट, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और जिसमें नीचे म्यू है मेरे पास 0.2, बॉडी कितने डिस्टेंस बाद रुकने वाली है, यहां तक आकर रुक गई, मान लो इसने एस डिस्टेंस कवर किया, यहां पे इसकी स्पीड हो गई 0, राइट. तो याद चलिए अब इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as और एक्सेलरेशन जो यहां पे एक्चुअली डी एक्सेलरेशन होगी उसकी वैल्यू निकाल दो, फिर आप s की वैल्यू निकाल दो. एक तरीका होता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम. ये बताना जरूरी समझता हूं आपको. यहां पे मैं ये कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब यहां पे कौन कौन काम कर रहा है बताइए मुझे आप लोग. वैसे तो यहां पे इसका वेट भी है जो 2g है नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन भी है जो n है, फ्रिक्शन भी है जो पीछे को है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. लेकिन वर्क डन बाय mg 0 हो जाएगा. बोलो क्यों? बिकॉज वेट और डिस्प्लेसमेंट 90 का एंगल है, बाय n 0 हो जाएगा, अगेन 90 का एंगल है, बट फ्रिक्शन डज सम नेगेटिव वर्क ओवर हियर. तो क्या आएगा बोलो यहां पे फ्रिक्शन का वर्क वो आएगा Fk into S into cos pi is equal to 0 minus half mv square, राइट. और Fk कितना है बोलो? Fk होता है म्यू इंटू n और n कितना है बोलो? n है इक्वल टू mg. तो ये बन गया म्यू n, तो ये बन गया म्यू mg s विद माइनस साइन, cos pi माइनस 1 होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर. m से क्या बेटा m, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरे पास आ गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू g. देख लो ध्यान से, s आ गया, म्यू g नीचे आया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू g. अब आपने अगली बार इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना है. आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं. v स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी, बाई 10 बच जाएगा, 2 इंटू म्यू इज 0.4 है ना. तो अपना 10 बचा है ऊपर, नीचे 0.4 है, बच गया 100 बाई 4, 25 मीटर इसका आंसर आ जाएगा बेटा. अब जस्ट कैलकुलेशन बच गई इसमें. आई थिंक यू गाइस कैन डू दैट वेरी इजीली विद नो इश्यूज. ओके गाइस, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. चलो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही सिलेक्ट हो गया. 25 मीटर. ओके जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को. One end of a spring of natural length h and spring constant k is fixed at the ground and the other is fitted with smooth ring of mass m which is allowed to slide on a horizontal rod. ये rod है horizontal, fixed at a height h height पे fix की है rod मैंने, और कह रहा है कि initially the spring makes an angle of 37 degree. I have been telling you कि 37 degree is a very important angle and 53 degree as well.
द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल, सिस्टम को मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया और स्प्रिंग जब वर्टिकल बनेगा तो कहता कितनी इसकी स्पीड होगी, इस रिंग की स्पीड कितनी होगी, ये सवाल है। तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा इसका पहले अपने पास कि क्या ये कहना चाहता है यहाँ पे, है ना। तो लेट अस मेक अ डायग्राम कि जी चलिए मेरे पास एक ही आ गया जी, फ्लोर हॉरिजॉन्टल आ गया मेरे पास, एंड आई हैव दिस एज अ रॉड जिसमें मैंने एक रिंग फिक्स किया हुआ है, और ये रिंग जो है ये एंगल बना रहा है अभी 37 डिग्री का। ये स्प्रिंग है मेरे पास, ठीक है, एंड दिस एंगल इज व्हाट, टेल मी, दिस एंगल इज 37 डिग्री। व्हाट इज दिस, दिस इज H, और यहां पे ये रिंग है। बड़ा एक बात तो तय है कि इस वक्त ये रिंग इलोंगेटेड है, राइट, दिस टाइम दिस रिंग इज व्हाट, टेल मी, इलोंगेटेड, बिकॉज इतनी इसकी नेचुरल लेंथ, इसने कहा है कि इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, वो H है, ठीक है ना। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ H, मतलब जब ये रिंग यहां से यहां पहुंच जाएगा, जब ये रिंग यहां पहुंच जाएगा हमारे पास, तो ये अपनी किस में आ जाएगा बोलो, तभी अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा। अभी ये एक्सटेंडेड है, राइट, तो इस रिंग को एक एक्सटेंडेड होने की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है वो कहां को लगती है बोलो। अगर कोई चीज अपने पास एक्सटेंडेड है तो वो उसको कंप्रेस करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, तो इसको रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इधर को, और उसका ये जो कंपोनेंट होगा ये इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा। अगर एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, दिस इज एफ आर कॉस थीटा, ये इसको यहां लाने की कोशिश करेगा, और जिससे कि जो यहां पे है नीचे को भी फोर्स लग रही है इसको, इसका एक कंपोनेंट यहां भी है एफ आर साइन थीटा, लेकिन इसने कहा क्या कहा है मुझे कि स्मूथ है रिंग। अगर रिंग स्मूथ है बेटा तो ये अपना जो नीचे को इसका वेट लग रहा है, फ्रिक्शन कोई इसमें लगना नहीं है, मतलब पहली बात तो क्या है कि कोई फ्रिक्शन वाली यहां पे कहानी ही नहीं है, तो जो रिंग को ये वाली फोर्स इधर लेकर के आ रही है उसकी सारी की सारी कहानी है। लेकिन फोर्स मेथड से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। मैंने जानबूझ के आपको रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया और जानबूझ के बोला कि ऐसे भी कंपोनेंट्स इसके बनेंगे, क्योंकि फोर्स जो है ये वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग, वेरिएबल है। कैसे पता वेरिएबल है, अभी जब ये इतना एक्सटेंडेड है, बाद में ये कम एक्सटेंडेड होगा और कम होगा, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कम हुई तो फोर्स क्या होगी बेटा, ऑटोमेटिकली वेरिएबल हो गई, और वहां हम फंस जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्मूथ कहा है इसने यहां पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे स्मूथनेस की बात आए, जहां पे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वहां पे हम लोग दो जगहों की टोटल एनर्जी को कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो प्रेजेंट तो हमें लगानी पड़ती है वर्क एनर्जी थ्योरम, और अगर ना हो प्रेजेंट तो हम डायरेक्टली दो पॉइंट्स की मैकेनिकल एनर्जी को कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखिए कैसे इसमें लगाएंगे हम लोग कंसेप्ट यहां पे। अब यहां पे इस पॉइंट पे अगर आप देखें, इसको आप पॉइंट 1 मान ले, इसको आप पॉइंट 2 मान ले, मैं सीधी बात क्या बोलने वाला हूं कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। अब तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये स्प्रिंग अभी एक्सटेंडेड फॉर्म में है? अगर ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो इसकी पर्टिकुलर कोई लेंथ होगी, वो लेंथ को मैंने मान लिया, मान लो L है वो लेंथ बेटा। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस L ओवर हियर और नॉट? वेरी इजीली यू कैन फाइंड। हाउ, टेल मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H अपॉन L? बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, it is cos 37, and what is cos 37? It is 4/5, so what is H is equal to 4L/5. ये कह लो what is L is equal to 5 H/4. What is extension? Delta X is equal to L minus, क्या लिखेंगे बोलो हम लोग, L है ना मेरे पास ये वाली, और एक्सटेंशन कितनी होगी बोलो, L minus H होगी, तो बोलो कितनी बनी है 5H/4 minus H, तो डेल्टा X कितना आया बोलो, ये आया H/4। तो इस वक्त कितनी एक्सटेंशन है इसकी, H/4 की एक्सटेंशन इस वक्त इसकी है।
अगर इसकी h/4 की एक्सटेंशन है तो इसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, राइट। और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है बेटा, हम जानते हैं हाफ के x स्क्वायर होती है। इसकी जब मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल की बात करता हूं तो जितनी 1 पॉइंट पे उतनी 2 पॉइंट पे, बिकॉज सेम ही हाइट पे है ये नीचे से। अब आ रही बात किनेटिक एनर्जी की। किनेटिक एनर्जी में यहां पे अगर उसको जब रेस्ट से छोड़ रहा हूं तो यहां पे कितनी किनेटिक एनर्जी बोलो? 0। लेकिन क्या यहां पे 0 किनेटिक एनर्जी? नहीं, बिकॉज इधर तो ये मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी स्पीड v, राइट, क्योंकि फोर्स लगी है इसको इधर तो स्पीड तो गेन करेगा ही, है कि नहीं? तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 कितनी है बोलो? हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस इस रिंग का मास मान लो mg है, m है तो mgh प्लस 0 कौन सी लिखी मैंने? वाली किनेटिक लिखी बेटा। दूसरी बोलो कितनी बनेगी? ये बन जाएगी 0। बोले 0 की बनेगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पे स्प्रिंग की, बिकॉज यहां पे अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा ये, प्लस पोटेंशियल रही हाफ mgh और किनेटिक बन जाएगी इसकी यहां पे हाफ mv स्क्वायर। तो mgh से mgh गया, आई एम लेफ्ट विथ हाफ के डेल्टा x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से हाफ भी गया और डेल्टा x की वैल्यू है मेरे पास h/4, इट इज k h स्क्वायर बाय 16 m इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब यहां से क्या कॉमन निकल गया बोलो? बाहर। अगर जब मैं रूट खत्म करता हूं इसका, h/4 बन जाएगा ये वाला, v बिकम्स इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। सो व्हाट डज माय आंसर बिकम? माय आंसर बिकम्स B। मैं आपको इस क्वेश्चन में फोर्स में स्टार्टिंग में इसलिए ले गया बेटा ताकि आपको ये समझ में आए बात कि जहां पे फोर्स वेरिएबल होती है और हमारे को डिफिकल्टी हो रही है फोर्स से वर्क डन निकालने में, उस वर्क डन को किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में, तो हमारे पास इजियर मेथड होता है एनर्जी मेथड। क्योंकि मुझे मालूम है कि बीच में जो मर्जी कुछ हुआ हो यार, लेकिन एक बात तय है कि जितनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी यहां पे थी उतनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी यहां पे भी है। तो मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा टर्म कब लगा सकते हैं? कंजर्वेशन का। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हो, मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस ना हो, तब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं बेटा। अदरवाइज नहीं लगाना ये कंसेप्ट। अदरवाइज क्या कंसेप्ट लगाएंगे एनर्जी का हम लोग? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट, ये वाला। A metal ball of mass 2 kg moving with a speed of 36 km per hour has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after the collision both the balls move together, then the loss in kinetic energy due to collision is? What is the loss in kinetic energy due to collision? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है बेटा। ये कैसा कोलिजन है? इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जहां पे कि दो बॉडीज कोलिजन के बाद दे स्टिक टुगेदर विद ईच अदर। अच्छा जी, तो उसमें किनेटिक एनर्जी के लॉस का फॉर्मूला वैसे हमारे पास डायरेक्ट है। किनेटिक एनर्जी के लॉस का जो फॉर्मूला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, किनेटिक एनर्जी लॉस जो होती है वो होती है हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। आगे भी होता है 1 माइनस ई स्क्वायर, अगर अपने पास जो कोलिजन हो वो इनइलास्टिक हो। अब यहां पे क्या कहानी है कि v1 माइनस v2 यहां पे बॉल्स की पहले इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, और e यहां पे कितना है बोलो? मेरे पास e की वैल्यू मेरे पास यहां पे 0। क्यों पता 0 e की वैल्यू? क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों बॉल्स चिपक गई हैं आपस में। मतलब एक बॉल ये थी, एक बॉल ये थी, ये बॉल थी रेस्ट पे, राइट। तो v2 कितना आ गया? 0, और ये बॉल मूव कर रही थी v1 से जो है 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया? 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। इसकी वेलोसिटी होगी 10। ठीक है जी। और शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, लेट मी जस्ट थोड़ी सी लेता हूं इसको ना, आपको दिखाई दे रहा होगा ना। फिर से लेता हूं इसको एक बार। एक बॉल ये, एक बॉल ये, और दोनों चिपक गए, फिर ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करे, राइट। अब बोलो इसकी स्पीड कितनी है? 10। इसकी स्पीड कितनी है? 0। इसका मास कितना है?
2 kg, इसका मास कितना है 3 kg, राइट। और बस इतनी सी बात है। अब मुझे बताइए कि E कितना है 0 है, तो व्हाट इज किनेटिक एनर्जी लॉस्ट, ये है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कोलिजन। अगर आप इसके अंदर ना E की वैल्यू 1 डाल दो, जो होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, अगर आप E की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 1 - 1 0 बन जाएगा बेटा। अगर 0 बन गया व्हाट इज द किनेटिक एनर्जी लॉस्ट, 0 होती है, क्योंकि वैसे भी इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो एनर्जी लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ कोलिजन व्हेन द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो किनेटिक एनर्जी लॉस्ट बेटा कितनी है बोलो हमारे पास यहाँ पे हाफ m1 m2 2 into 3 m1 plus m2 2 plus 3 into v1 minus v2 का होल स्क्वायर, मतलब 10 minus 0 का होल स्क्वायर into 1 minus 0 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कोलिजन्स में किसी भी केस के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कोलिजन के ऊपर एक एक्सटेंसिव लेक्चर बना दूंगा, जहां पे कि प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट एन एक्सटेंसिव लेक्चर ऑन कोलिजन्स, जहां पे कि हम लोग बात कर लेंगे कि इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक से इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक की बातें कैसे करना, चाहे स्पीड्स की बात हो, चाहे किनेटिक एनर्जी की बात हो, और चाहे अपने पास वन डायमेंशनल कोलिजन की बात हो, चाहे ओब्लिक कोलिजन की बात हो, वो सारा एक पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर बनता है कंप्लीट हमारे पास कोलिजन्स के ऊपर बेटा। तो एनीवेज अभी उसके बारे में बात करने का समय नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास। 6/5 into 100 बन जाएगा बेटा ये, 2 3s are 6, 5 20s are 100, तो माय आंसर बिकम्स 60 जूल। अब इससे शॉर्ट तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट गाइस। ओके जी, लेट अस मूव ऑन। वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 6? 6 इज हियर। ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने पहले बताया था आपको कि टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी सिग्मा की, उसके क्वेश्चन है ये। A block of mass 5 kg is connected to a massless spring through a string passing over a frictionless pulley. Initially the block is at rest and the spring is in the state of its natural length. ठीक है जी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। वैसे बड़ा मुश्किल है इसको अपनी नेचुरल लेंथ में रहना, क्योंकि जब तक मैंने इस ब्लॉक को होल्ड ना किया हो, राइट, तो ब्लॉक को मैंने होल्ड करके रखा है तभी रुका अपनी नेचुरल लेंथ में, छोड़ूंगा तो नीचे आएगा ब्लॉक। The maximum elongation produced in the string when the block moves by a distance of 2 meter downwards will be। अब ये 2 meter downwards का मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। 2 meter downward की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमम elongation तो भाई कितनी भी हो सकती है, 2 मीटर पे भी हो सकती है, तो बहुत ज्यादा पे होगी, बिकॉज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम है, तो मैक्सिमम elongation तो काफी ज्यादा होगी इसकी। तो आप 2 मीटर को फिलहाल इग्नोर करो, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट इफ वी गेट द आंसर। देखिए बेटा जी, पहली बात तो ये है, जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये स्प्रिंग खुलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड है। देखो कैसे, इसलिए मेरे को 2 मीटर पे डाउट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग या स्ट्रिंग जब आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ये मेरे पास स्प्रिंग है मान लीजिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहां से तो बंधा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओ, ये ब्लॉक यहां पे है, अगर ये ब्लॉक थोड़ा नीचे आएगा, इतना नीचे आएगा, तो स्प्रिंग ही तो खुलेगा। स्प्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल होता है, राइट, जब तक बोला ना गया, तो स्प्रिंग ही तो खुलेगा, तो जितना ब्लॉक नीचे आएगा उतना स्प्रिंग खुलेगा, सीधी सी बात है। तो ब्लॉक कितना नीचे आ सकता है, देखिए 2 केस होते हैं इसके अंदर, एक होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन, एक होती है हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन। इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन निकलती है जब फोर्स 0 बनती है, और मैक्सिमम निकलती है जब हमारे पास अपने पास किनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी उसकी खत्म हो जाती है, राइट। तो असलियत में यहां पे वो सेम एक सिंगल स्प्रिंग वाला केस ही चलेगा, कि एक सिंगल स्प्रिंग लिया है मैंने, इस मास को मैंने यहां पे हैंग अप किया है, अभी मैंने इसको होल्ड किया अपने हाथ से, अभी मैं इसको नीचे नहीं आने दे रहा हूं, सिर्फ इसका वेट पकड़ा है मैंने हाथ से, स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ में रखा, वही कहानी यहां पे भी है। तो बेटा आपको याद होगा कि इसके अंदर 2 केस बनते थे, एक केस तो मैं यहां को बना रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन पे आया, ये एक्सटेंशन होती है XE, मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको स्लोली छोड़ा, नीचे आने दिया, और जहां पे इसने अपना वेट संभाल लिया वहां पे इसको हाथ से निकाल दिया अपना मैंने, ये हुआ mg और ऊपर को हो गया KXE। तो ये होता है केस हमारा इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन का। और दूसरा होता है मैंने झटके में छोड़ दिया इसको,
रिलीज्ड एट वंस। अब क्या होता है, अभी जाता है बहुत नीचे यहां तक, इनफैक्ट जो इससे ये डबल नीचे जाता है बेटा, ये आया एक्सी और ये भी कितना आया, ये आया एक्सी, तो ये बनता है मेरे पास सारा बोलो कितना, यहां से यहां तक ये बनता है एक्स मैक्सिमम। दिस बिकम्स एक्स मैक्सिमम। जो ये एक्स मैक्सिमम एक्सटेंशन होती है ये होती है 2mg/k, वैसे बता रहा हूं आपको मैं, एक्स इक्विलिब्रियम होती है mg/k। अब ये कहां से निकलती है, अगर आप मुझसे पूछो, ये सेम ही केस है बेटा, डिफरेंट नहीं केसेस, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। ये ऐसा इसलिए है बिकॉज जब तो बात करूं मैं इक्विलिब्रियम की, फिर तो सीधी कहानी है कि mg इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, kxc, एंड xc इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, mg/k। कोई डाउट नहीं है इस बात में। जब बात करता हूं मैक्सिमम एक्सटेंशन की बेटा मैं, तो मैं ये कहता हूं कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है सारी की सारी जो इसमें स्टोर हुई है बेसिकली, उसने इसके किस में चेंज लाया है, उसने चेंज लाया है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। यहां पे इसके पास थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg max, राइट, अगर मैं इसको x max मान रहा हूं तो, और यहां पे है इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बोलो कितनी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, राइट। तो अब मुझे बताइए, कैन आई से दैट mg x max इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो एक एक्स मैक्स से एक एक्स मैक्स गया तो एक्स मैक्स कितना बन गया, बोलो 2mg/k। मतलब क्या, मैंने जो बात बोली आपको कि ये एक्स मैक्स जो है ये xe और xe का डबल होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका बड़ा ब्यूटीफुल इस्तेमाल होता है इस कॉन्सेप्ट का, बिकॉज ये बनती है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। तो मेरा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मुझे मैक्सिमम देखनी है, तो मैक्सिमम का आंसर कितना आएगा, 2mg/k आएगा। मुझे दिया गया है, बोलो कितना दिया गया है मुझे, ये जो 2 तो 2 है, m कितना है बेटा, m है 5, g कितना है 10 और k कितना है, बोलो 2। व्हाट डज माय आंसर बिकम्स, माय आंसर बिकम्स 50 मीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया मैंने, आप लोग देख लो, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना, है ना। आपके पास रिवाइंड करने का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही हमेशा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। In a smooth circular tube of radius r, a particle of mass m moving with speed v naught hits another particle of mass 3m at rest as shown. The time after which the next collision takes place. The time after which the next collision takes place. अब देखो बच्चा क्या होगा कि अगर इसने इसको हिट किया है और इलास्टिकली हिट किया है, तो इलास्टिक कोलिशन में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से लॉ लगते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग उसकी स्पीड निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि पहले वाले की स्पीड भी निकाल सकते हैं, कितनी इसकी स्पीड आएगी पहले वाले की। तो करिए, देखिए, करें ट्राई इसको। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो तरीके से सॉल्व करने के। एक तो आपको या तो पता हो डायरेक्ट फॉर्मूले किसके, स्पीड्स आफ्टर द कोलिजन के जो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो पता हो तो आप v1 v2 की वैल्यूज निकालो, उसके बाद कहानी सारी पढ़ो। लेकिन उससे बेटर मैं हमेशा ही कहता हूं बच्चों को कि भाई आप ना बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखो कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ फॉलो होता है। Momentum of the system remains conserved, that is momentum before collision is equal to momentum after collision of system। दूसरी बात कि इसमें coefficient of restitution होता है 1, मतलब relative velocity of separation to approach is going to be equal to 1, या कह लो relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach से होता है बेटा। तो कैसे हमने इसको अप्रोच करना है, देखिए कैसे। जब ये इसको टकराने वाला होगा इस 3m वाले मास को, ये छोटे वाला m मास जस्ट टकराते हो तो ये हाइड्रोजन टकराएगा इससे, बिकॉज ये यहां पे रेस्ट पे है, ये यूं ही आएगा टकराने के लिए। तो इसकी वेलोसिटी है दी गिवन मुझे v नॉट,
और अब मुझे बताइए कि क्या मैं बोल सकता हूं कि सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से पहले हो गया mv नॉट प्लस 3m इंटू 0 और कोलिजन के बाद हो गया इसकी mv1 और इसकी बन गई मान लो 3mv2, इसका मास है 3m, तो इसकी बन गई 3mv2 स्पीड मेरे पास। मतलब मेरे पास यहां से बन गया कि v नॉट इज इक्वल टू v1 प्लस 3v2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच u1 माइनस u2 बिकम्स इक्वल टू 1, ये E होता है हमारे पास। तो v2 कितना है नहीं मालूम, v1 कितना है नहीं मालूम, u1 कितना है v नॉट, u2 कितना है 0। मतलब क्या बन गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी v नॉट। ये एक इक्वेशन है मेरे पास और ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से v1 खत्म हो जाएगा मेरे पास। तो बोलो क्या बना 3v2 प्लस v2 इज इक्वल टू 2v नॉट, या कह लो कि 4v2 2v नॉट, v2 इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि जो ये 3m मास है ये v नॉट बाय 2 स्पीड से आगे ही जाएगा। अब आई बारी हमारे पास किस मास की, बोलो m वाले मास की। तो v2 की वैल्यू को यहां डाल दो, बोलो क्या बना v नॉट बाय 2 माइनस v1 इज इक्वल टू v नॉट, राइट गाइस। तो v1 बन गया मेरे पास कितना, बोलो ये इधर आएगा v नॉट माइनस v नॉट बाई 2 माइनस v नॉट बन जाएगा माइनस v नॉट बाई 2। लीजिए जी, बड़ी अच्छी कहानी ये हो गई कि टकराने के बाद ये जाएगा इधर v नॉट बाई 2 स्पीड से, आएगा इधर v नॉट बाई 2 स्पीड से, दोनों ही बराबर स्पीड से जा रहे हैं। तो आधी टेंशन हमारी खत्म होगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई अगर बराबर स्पीड से दोनों कहां मिलेंगे आकर के, बोलो ये जा रहा है, बड़े वाला जा रहा है इधर विद स्पीड v नॉट बाई 2, छोटे वाला जा रहा है इधर विद स्पीड v नॉट बाई 2। तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों यहां पे आके कोलाइड करेंगे, यहां पे आके कोलाइड दोनों दोबारा से करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें बोला है कि टाइम आफ्टर विच द नेक्स्ट कोलिजन टेक्स प्लेस। बड़ी सिंपल सी बात है, या तो निकाल लो कि इसने v नॉट बाई 2 टाइम से ट्रैवल करने के लिए ये जो पाई r का डिस्टेंस है इसके लिए कितना टाइम लिया होगा, वो टाइम होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड पाई r डिवाइडेड बाई v नॉट बाई 2। तो टाइम बन गया 2 पाई r डिवाइडेड बाई v नॉट। अगर ऐसे नहीं करना है, एक को रेस्ट पे ले आओ, दूसरे को पहले की स्पीड दे दो, रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व कर लो। तो एक की स्पीड हो जाएगी v नॉट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये और भी चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक आपने रेस्ट पे मान लिया। तो भी क्या आएगा आंसर आपका, यही आएगा 2 पाई r बाई v नॉट, ही आंसर आएगा बेटा। थोड़ा विचार करना जो बात बोली मैंने इस बात के ऊपर, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहां है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। At high altitude, a body at rest explodes into two equal fragments, with one fragment receiving horizontal velocity of 10 meter per second. Time taken by the two radius vectors connecting point of explosion to fragment to make 90 degrees. पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए बेटा क्वेश्चन को। इन द मीनवाइल मैं करवाता हूं आपको। आई नीड सम स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन, छोटा कर लो इसलिए इसको, सीधा हो जा भाई और रुक जा। होल्ड guys, really very sorry, the light has gone, you guys can't even see me right now. Okay, probably you guys can see me now, and let us continue tomorrow from the same question number 8. All right, thank you so much, bye bye and take care.